हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गार्ड ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप टेस्ट सीरीज़ के अंदर नेगेटिव मार्किंग को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं और जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज़ करके अपनी डिज़र्विंग रैंक को हासिल करके एक टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के अंदर जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे हम मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक्स होती है कि बच्चे क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उसे बिना अच्छे से गैस किए आंसर लगा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और जिसकी वजह से उनकी नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाएगी। दूसरा रीज़न होता है एग्ज़ाम टेम्परामेंट। कई बार बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन करने के बाद दूसरा क्वेश्चन जब उनसे नहीं होता है तो उनके अंदर सिचुएशन एक डरावनी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक डर का माहौल पैदा हो जाता है कि हमारे इसमें मार्क्स कम आएंगे, हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, ये सारी चीज़ें चलती हैं दिमाग में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो आगे को क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, अच्छे से उनको आंसर नहीं कर पाते हैं। और कुछ बच्चे तो बीच में गिव अप कर देते हैं और वो सोचते हैं आगे मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर पेपर का एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। उस स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर एक कोई भी पेपर सेट किया जाता है, फॉर एग्जांपल नीट की बात अगर मैं करूं तो नीट के एग्ज़ाम के अंदर अगर आप देखेंगे जो जो एनटीए सेट करता है पेपर, उस पेपर के अंदर आपको 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत इजी होंगे एंड 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडरेट होंगे एंड 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे या फिर उनसे भी कम होंगे जो कि डिफ़िकल्टी की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें सॉल्व हर बच्चा नहीं कर सकता। वही बच्चा कर सकता है जिसने बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप किया है और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। और जो मॉडरेट क्वेश्चन है उनका नंबर थोड़ा बढ़ सकता है और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनका नंबर हमेशा ही बहुत कम रहेगा और जो इजी क्वेश्चन है उनका मेजॉरिटी में नंबर रहता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ के अंदर, तो आप अपने दिमाग में ये रखिए कि आपको वही क्वेश्चन टिक करना है जिसमें आपको 100% श्योरिटी है कि ये 100% आपका करेक्ट सॉल्व हुआ है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आपने उसमें गैस लगाकर आंसर टिक कर दिया, क्योंकि चांसेस 1/4 है कि आपका क्वेश्चन सही होगा, लेकिन 75% चांसेस हैं कि क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। सो आप अपनी टेस्ट सीरीज़ के अंदर तो बिल्कुल भी गैस मत कीजिए, अपने रॉ स्कोर को कैलकुलेट कीजिए जो कि आपको आता था, क्योंकि यहाँ पर आपको मेन चीज़ ये है कि आपको अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना है। टेस्ट सीरीज़ का मेन मकसद होता है कि जो आपके वीक टॉपिक हैं आपको पता चलते रहें और आप उन्हें टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहें और जो आपका फाइनल एग्ज़ाम है उसके लिए आप प्रिपेयर करते रहें। टेस्ट सीरीज़ के अंदर टॉप करना बिल्कुल भी इस चीज़ का गारंटी नहीं है कि आपके जो फाइनल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। एक बच्चा जो कि टेस्ट सीरीज़ के अंदर टॉप करता है, ज़रूरी नहीं है कि फाइनल एग्ज़ाम में भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। और एक बच्चा जो कि एग्ज़ाम में बहुत बुरा करता है, उसकी बहुत गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो जो गलतियाँ होती हैं वो अगले टेस्ट में नहीं दोहराता है, तो मैं उसकी 100% गारंटी दे सकता हूँ कि उसके मार्क्स फाइनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो आप हमेशा टेस्ट सीरीज़ के अंदर बिल्कुल काम माइंड के साथ जाइए और आराम से उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए जो बहुत इजी हैं, और मेजॉरिटी क्वेश्चन इजी ही होते हैं। तो आपको अगर लगता है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसे स्किप कर दीजिए और आप उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए पहले जो इजी हैं, बहुत जल्दी हो रहे हैं, और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। और टेस्ट देने के बाद में जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एनालिसिस। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो टेस्ट सीरीज़ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप टेस्ट सीरीज़ मत दीजिए, बिल्कुल आप उस बच्चे के बराबर हैं जो टेस्ट के एनालिसिस नहीं करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको एनालिसिस कैसे करना है जिससे कि आपका मैक्सिमम आउटपुट आ सके। जब भी आप टेस्ट देकर आते हैं या फिर कोई टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो आपको टेस्ट देने के तुरंत बाद आपको उसे एनालाइज करने नहीं बैठ जाना है। आपको 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है, आराम से अपने माइंड को काम करना है, क्योंकि आपने अभी 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 ही बहुत ज़्यादा दिमाग को अपना चलाया है। तो दिमाग को रिजुमिनेट करने के लिए आपको थोड़ा ब्रेक देना ज़रूरी है। आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद में आपको उसका एनालिसिस शुरू करना है। एनालिसिस के अंदर आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आपको चेक करना है कि जो क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं क्या बाकी में आपने 100% अपना दिया था या फिर आपने कुछ तुक्का लगाकर उन्हें सही किया था। अगर जो जो क्वेश्चंस आपके तुक्के के साथ सही हुए हैं तो आप उन्हें रॉन्ग की कैटेगरी में रखेंगे और उसके बाद आप अपना रॉ स्कोर कैलकुलेट कीजिए। वो स्कोर जो होगा वो आपका एक्चुअल स्कोर होगा जो कि आपकी प्रिपरेशन जिस लेवल पर है। उसके बाद में आप उन क्वेश्चन को देखिए जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं, उसके अंदर जिस तरह की आपकी मिस्टेक हुई है आपको अपनी मिस्टेक डायरी के अंदर नोट करना है कि इस क्वेश्चन में मैंने ये मिस्टेक्स की थी, चाहे वो सिली मिस्टेक्स हो, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो या फिर आप पैनिक हो गए हों। उस मिस्टेक डायरी के अंदर आपको उन सारे रॉन्ग क्वेश्चंस को लिखना है और उसके बाद में जो आपका
अनअटेम्प्टेड पार्ट है जो कि आपने सॉल्व नहीं किया था, उसमें आपको चेक करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आते थे लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो आपको नोट डाउन करना है एंड उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड स्ट्रॉन्ग करना है एंड आपको ये साइकिल हर टेस्ट के अंदर फॉलो करना है। ये एनालिसिस का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है आपके लिए। शुरुआत में आपको 4 घंटे भी लग सकते हैं, 4.5 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन आपको इस टाइम को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, ये टाइम बल्कि ये टाइम आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड प्रोडक्टिव टाइम है। एंड ये साइकिल जब आप रिपीट करेंगे आगे आने वाले टेस्टों में तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये टाइम रिड्यूस होता रहेगा, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो टेस्ट के अंदर गलतियां होती थी वो गलतियां रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपके जो रॉन्ग क्वेश्चन है उनका नंबर भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा एंड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन का भी नंबर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। एंड जब आपकी टेस्ट सीरीज का एंड होगा तो आप एंड में आते आते देख पाएंगे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, बहुत कम नंबर होगा जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे। सो ये तरीका है जिसको आपको ज़रूर अपनाना चाहिए आपकी टेस्ट सीरीज़ के अंदर नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करने के लिए। और गाइस टेस्ट सीरीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर आप 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में या अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एक टेस्ट सीरीज़ है, अमेजिंग टेस्ट सीरीज़ है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर है, आप उसे परचेस कर सकते हैं। मैंने उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, वो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है एंड नीट के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। और जब भी आप टेस्ट सीरीज़ परचेस करते हैं तो उसके अंदर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, नीट गाइड 20, वहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम।